हां, नीट केमिस्ट्री पेपर 2020 हा पेपर मी करण कागणे याच्यासोबत सोडवलाय. म्हणजे त्यासोबत डिस्कस करून कुठं चुका झाल्यात, नेमकं कसं होतंय, आणि म्हणजे त्याला न येणारा ऍक्च्युअल क्वेश्चन फक्त 2 होते, फक्त 2 किंवा 3. तो उसको नहीं आने वाले क्वेश्चन सिर्फ 2 और 3 होंगे. मतलब उसको 160 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए थे केमिस्ट्री में, 160 मार्क्स. उसको टोटल मार्क्स कितने मिले हैं केमिस्ट्री में? 117, राइट? और उसका पूरा स्कोर कितना आ रहा है? जैसा हमने चेक किया, 720 में से 529, मतलब 513 नियरली, 530 इतना स्कोर उसका आ रहा है. मतलब अच्छा मार्क लिया है उसने. और दूसरा एक स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करने वाली तनया थी, वो तो 650 भी ले सकती थी, लेकिन वो मतलब उसको टाइफाइड और काविल जॉन्डिस, ये दोनों डिजीज अभी भी है उसको चालू. तो 3 आवर्स वो बैठ ही नहीं पा रही है, तो वो पूरा पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाई. तो इसलिए उसको कम ही आ गए. वो तो छोड़ दो, मतलब वो पहले से ही पता था, अदरवाइज वो सबसे आगे रहती. तो इसको आए हैं 530 मार्क्स, ठीक है, करण कागने को. बायोलॉजी में 303. मैं स्क्रीन पहले शेयर कर लेता हूं. राइट, बायोलॉजी में 303, ठीक है. याद आ रहा है ना सब कुछ मैं क्या बोल रहा हूं? टोटल 529 हो रहे थे, जरा मैं देख लेता हूं. और फिर परभनी में जो रिपीटर क्लासेस के लड़के थे, रिपीटर बैच थी जो हमारी, उसमें एक है 570 पर एक, और आगे का मुझे पता नहीं चला, अभी पाटिल सर को ज्यादा पता है वहां का. 570 तक एक है. और फिजिक्स में एक लड़का 29 था पिछले साल, 29 मार्क्स लिए थे उसने 180 में से. तो इस साल उसने, नहीं 29 या कुछ थे, 37 ऐसे मार्क्स थे उसको, मस्के बोल के. तो इस साल उसको अंडर द गाइडेंस ऑफ पाटिल सर 115 या 120 इतने कुछ है, मुझे देखना पड़ेगा, वो सब बाद में बताएंगे. तो इतना उसका इंप्रूवमेंट हुआ, ये देखिए. मतलब होता है करने से फिजिक्स में, और फिजिक्स में इंप्रूवमेंट होना मुश्किल होता है वैसे, लेकिन उसका हुआ है. उसका दिमाग था, लेकिन उसको क्या करना था यही पता नहीं था पिछले साल. तो इसलिए उसका वो जरा होशियार तो था लड़का, लेकिन उसको पता ही नहीं था करना क्या है. मस्के बोल के है परभनी का. ठीक है, अभी कॉलेज का लेक्चर है तो बेटा आप क्या करो फिर, ये करो ना प्लीज, यूट्यूब के ऊपर देख लो, क्योंकि अभी मुझे टाइम मिला और बहुत दिनों से टाइम ही नहीं मिल रहा. फिर दोपहर में क्या हो रहा है कि पूरा टाइम चला जा रहा है इसी में, लेक्चर्स में. तो प्लीज आप यूट्यूब पे देख लो, कुछ लड़के हैं उनके साथ मैं डिस्कस करता हूं, और आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बाद में पूछो, ठीक है. तो देखो, तो यहां पे ना सिर्फ मैं क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करने वाला, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे भी हम बातें करेंगे, सब कुछ जो भी है, सब बातें, ठीक है. तो देखिए, एनसीईआरटी इज द बाइबल, या फिर हमारे लिए हम भगवत गीता बोलेंगे, जो भी है, बाइबल, भगवत गीता, कुरान, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक एनसीईआरटी. किसके लिए? केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स के लिए सर बताएंगे क्या है, कहां से आया है, सब कुछ, ठीक है. तो देखिए, सबसे पहले ऑक्साइड्स और उनका नेचर. मुझे लगता है ये ऑक्साइड और नेचर ये मैंने ऑलरेडी बताया. बस आप क्या करो, नहीं रिजल्ट नहीं लगा, लेकिन जो हमने आंसर की देखी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की, और खुद हमने जो सॉल्व किया उससे हमको पता चला है, राइट. तो फिजिक्स में उसको है शायद मैं वो भूल गया यार, केमिस्ट्री में 117 है, और बायो में वो 303 आए. अच्छा किया उसने, बायो में एक्चुअली वो बहुत ही कम ले रहा था, लेकिन मैंने बोला बेटा बायो में ज्यादा लेने होंगे, उसको करो आप. तो 260 250 आते थे उसको आखिर तक.
लेकिन फाइनली उसने 15-20 दिन किया तो देखो ये इतना बढ़ गया। फिजिक्स को 15-20 दिन में इतना बढ़ा सकते हो क्या? कभी नहीं, सोचना भी मत। फिजिक्स 15-20 दिन करने के बाद अगर 5 मार्क भी ज्यादा बढ़े तो मेहरबानी होगी, पता है आपको, ठीक है। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत ज्यादा मार्क्स देने वाले सब्जेक्ट है, ये भूलना ही नहीं है आपको। तो फिजिक्स में उसको कुछ है 112 या कुछ है, टोटल उसका हो रहा है 529 एज पर आवर एनालिसिस एंड द आंसर कीज गिवन, ठीक है। तो इसमें कुछ 5-10 मार्क का हो सकता है इधर उधर। और क्या इधर उधर हो सकता है? और क्या इधर उधर हो सकता है कि उसने वहां पे गोल करते वक्त क्या किया है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। हो सकता है कि ऊपर नीचे गोल किया हो तो क्या, वो तो पता ही नहीं। तो उसने जो पेपर में ये इस तरीके से टिक किया, ये उसका आंसर है। और जहां पे उसका क्वेश्चन गलत है वहां पे उसने क्या किया है, ऐसे टिक किया है खुद का आंसर, और जो राइट आंसर है उसको घर पे आके ऐसा किया है, ठीक है। और जो उसका आंसर सही आया उसको इसने राइट कर दिया, और गलत है उसको ऐसा राइट रॉन्ग कर दिया, और जो अनअटेम्प्टेड है उसको बस ऐसा गोल कर दिया है, राइट। और क्या यहाँ पे बताने वाली बात, और उसके 10 मार्क चले गए, किस में चले गए पता है? आंसर सही है और ओएमआर शीट में उसने खुद के नजरों के सामने एक ऊपर नीचे कर दिया, मतलब 2 क्वेश्चंस उसके ऊपर नीचे वहां पे हो गए। तो ये 10 मार्क्स भी उसके चले गए, सिली मिस्टेक, वेरी वेरी, मतलब हो सकता है ये कैसा साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से ये हो सकता है, लेकिन घर बैठे बैठे 10 मार्क चले गए। दोनों आंसर्स उसके सही है, वो भी बताता हूं कौन सा क्वेश्चन है। दोनों आंसर्स उसके सही है और उसने वो ऊपर नीचे कर दिया। 10 मार्क्स, एक 10 मार्क्स चले, 10 मार्क के लिए क्या लगता है? अरे 20 दिन पढ़ाई करनी पड़ती है तब जाके 10 मार्क्स आते हैं। बस साइकोलॉजिकल प्रेशर और जल्दबाजी की वजह से उसके 10 मार्क चले गए, ऊपर नीचे हुआ इसलिए। क्या करेगा, हो सकता है, ऐसा होता है। तो अब ये सब कुछ बताया मैंने उसके बारे में। बाकी के लोगों का मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि अवेलेबल नहीं है, कोरोना है तो वो मेरे पास ही रहता है, तो उसका मैंने सब कुछ एनालिसिस कर दिया। तनया का तो करने का कोई मतलब ही नहीं, एक्चुअली मैं तनया का ही कर लेता, तनया स्वर्गेकर, स्वर्गेकर सर की बहन, लेकिन उसका करके कोई फायदा ही नहीं, उसने पेपर दिया ही नहीं तो क्या है। सिर्फ 2 घंटे पेपर लिखे, उसके बाद को उसको चक्कर आने लगी, 2 डिसीजेस है उसको, परसों ही सलाइन निकाली थी उसकी, तो उसको तो डिसीज ने खा लिया, छोड़ दो उसका बेचारे का क्या है, अगले साल उसको ले लेंगे। आपके बैच में उसको तो 700 ही आएंगे, 625 आएंगे अगले साल, तो उसको छोड़ दो फिर। अब देखो ये ऑक्साइड और उनका नेचर, आप बस बोलना यस और नो, एनसीईआरटी में भी दिया है और मैंने भी लिखवा के दिया है। मेटल का सब कुछ एसिडिक, नॉन मेटल का सब कुछ, सॉरी मेटल का सब कुछ बेसिक, नॉन मेटल का एसिडिक। चलो क्या ये लिख के दिया है मैंने? यस और नो बस बोला करो आप, चलो फटाफट। एनसीईआरटी दिखाने की जरूरत है क्या इसके लिए? एनसीईआरटी में भी देख लो, पी ब्लॉक एलिमेंट में होगा कहीं पे ये, और वहां पे एक्सेप्शन भी दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दो बच्चे, सब है ना, सब कुछ है, टेंशन मत लेना। वैसे मैं लाइन भी दिखाने के लिए तैयार हूं, लाइन टू लाइन। अब ये दोनों न्यूट्रल होते हैं, राइट, ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी न्यूट्रल है। बेरियम जो कि मेटल है इसलिए वो बेसिक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक ये भी पता है ना आपको, एम्फोटेरिक है। और क्लोरीन का ऑक्साइड जो कि नॉन मेटल है, एसिडिक होना चाहिए। तो बात खत्म, ठीक है। ये उसके बाद ये देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन, यस ब्लॉक एलिमेंट निकालो, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये बस कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी बुक्स। चलो निकाल रहा हूं मैं, कौन सी, केमिस्ट्री। और आप बीच बीच में क्वेश्चन पूछा करो जो भी आपको लगता है, सर ऐसे कैसे, वो कैसे, ये कैसे। केमिस्ट्री 11th पार्ट 2, यस ब्लॉक, किधर गए बेटा, हाँ यस ब्लॉक। तो ये यस ब्लॉक में हम निकालते हैं पोटेशियम के बारे में, कंट्रोल एफ फाइंड करेंगे हम इसमें। एक्टिवेट एंजाइम, ऐसा क्वेश्चन है, एक्टिवेट एंजाइम, एक्टिवेट। तो ये देखिए कहां पे आ गया बेटा, ये देखिए एक्टिवेट। अब देखिए, हाँ ठीक से देखो क्वेश्चन, देखो पूछा है आपको कि ऐसा कौन सा मेटल है जो सोडियम के साथ पार्टिसिपेट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में टू प्रोड्यूस एटीपी, एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स एंड एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स। चलो तो सेंटेंस तो यही के है बेटा, देखो अभी सब कुछ यहां पे मिलेगा आपको। देखिए, एक्टिवेट मेनी एंजाइम, पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी विथ सोडियम। देखिए कौन है ये बेटा, ये है पोटेशियम, पोटेशियम के बारे में लिखा है। कहां गया पोटेशियम, दीज आयंस,
सोडियम, हाँ न्यूरल कंट्रोल भी पढ़ा तो आ जाएगा, ठीक है, फिर वहां भी दिया है अमीनो एसिड्स, सोडियम एंड पोटेशियम। देखिए ये यहां से स्टेटमेंट शुरू होता है, ये सोडियम एंड पोटेशियम, ये दो बंदे, although so similar chemically, differ quantitatively in their ability to penetrate cell membrane, in their transport mechanisms and in their efficiency to activate enzymes. Thus, देखिए potassium ions are most abundant cations within the cells, where they का मतलब potassium activate many enzymes, participate in the oxidation of glucose to produce ATP, and with sodium and with sodium are responsible for transmission of nerve signals. सही बात है ना, विथ सोडियम सब कुछ, मतलब स्टेटमेंट उठाया है बेटा, स्टेटमेंट, एनसीईआरटी से स्टेटमेंट उठाया है कंप्लीटली, कुछ भी नहीं किया। अरे मार्क्स में बोलता हूं ना, बस मुझे बोलो, आप मुझे बताओ, आप बताएंगे पेपर होने के बाद क्या इसमें आपको 160 छोड़ दो 150 मार्क्स नहीं आ सकते क्या पेपर होने के बाद? ईमानदारी से बोलना है, लेकिन ईमानदारी से, मेरा कहने का मतलब है कि 150 मार्क नॉर्मल ब्रेन वाले को आएंगे, और ये तनया वगैरह जैसी तो लड़कियां, ये तो 175 भी मार सकती है, इसमें 180 भी मार सकती है, करण 160 मारना चाहिए था 160, ऐसा मेरा ख्याल है। लेकिन देखो, आप ही देखो कहां पे उसकी गलती हो गई, आप भी देखो, आपको ही समझेगा। ये देखिए, ये नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ये आपको नहीं हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, और ये मैंने नोट्स में लिखवा के दिया है कि नंबर ऑफ फैराडेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है, ये नंबर ऑफ फैराडेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इसके आगे तो आपको भी आता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है आपको, क्या दिया है, मास दिया है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप कैसे निकालते हो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, सही है ना, यस और नो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ऐसा ही ना, अरे यस बोला करो फटाफट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला है बेटा, कहां चले गए, सो गए क्या, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला है, राइट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट इज मोलार मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, राइट। तो यहां पे अगर मैं मोलार मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी लिखता हूं, तो ये वैलेंसी ऊपर चली जाएगी, तो आ गया आपका वेट इंटू वैलेंसी डिवाइड बाय मोलार मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडेज, बात खत्म। ये फॉर्मूला डायरेक्टली है, नोट्स में मैंने लिखवा के दिया है, और एनसीईआरटी में भी इसके ऊपर ये डायरेक्ट लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, उससे भी आता है। मतलब एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में थोड़ा अलग तरीके का है। एनसीईआरटी में एक्चुअली होगा वेट ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इनटू क्यू, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो इस z को हम लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे, ऐसे लिखते हैं, और ये वेट, इक्विवेलेंट वेट इधर नीचे आता है, और ये एनसीईआरटी में ये इतना फॉर्मूला दिया है, ये सब दिया है, इसके आगे नहीं दिया, तो इसके आगे देखो ना, आराम से निकाल सकते हैं हम, और मैंने नोट्स में निकाल के भी दिया है फॉर्मूला, Q डिवाइडेड बाई F। यहां तक समझ में आया, अरे समझ में आया बेटा, यहां तक समझ में आया, ये Q डिवाइड बाई, और ये Q डिवाइडेड F का मतलब होता है नंबर ऑफ फैराडेज, इसका मतलब ही होता है नंबर ऑफ फैराडेज। तो नंबर ऑफ फैराडेज इज इक्वल टू W बाई E आ गया। अब W बाई E का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडेज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो वही मैंने इस्तेमाल किया है। क्यों मैंने वही तो इस्तेमाल किया बेटा, तो ये मोलार मास, नंबर ऑफ फैराडेज डायरेक्टली निकल जाएंगे बेटा, डायरेक्टली। तो कैसे निकलेंगे, वेट है आपका, वेट कितना दिया है 20 ग्राम, तो ये देखो ये 20 ग्राम, वैलेंसी कितनी है कैल्शियम की, बताओ आप ही बताओ, 2, क्या करना है इसमें, मोलार मास कितना है 40 दिया है, अरे इतना क्वेश्चन दिया है बेटा, देखो मोलार मास भी दिया है, मतलब आप कुछ भी टेंशन मत लो, हम पूरा पेपर सॉल्व करवाएंगे, बस आप अपनी मेंटेलिटी रखो, इतना ही बोला है उन्होंने। लेकिन बच्चों ने सिर्फ मेंटेलिटी खोने की वजह से मार्क खो दिए, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 1 आते हैं। क्या इसमें कोई, देखो आप ही देखो, क्या ये डिफिकल्ट था, मतलब बहुत यार इसमें लॉजिक ही नहीं लगता, ऐसा कुछ था, गिवन डेटा है, पूरा गिवन डेटा, कुछ भी नहीं,
गिवन डेटा, नथिंग एल्स। बस फॉर्मूला था, ठीक है ना, समझा ना। फिर भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था, मैं बोलता हूं इसको लेवल 2 का क्वेश्चन। चलो इसको लेवल 2 बोल रहा हूं मैं, शर्म आनी चाहिए मुझे, इसको लेवल 2 बोल रहा हूं। इस पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि इसको लेवल 2 बोल रहा हूं मैं। Fn इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है। और इसकी जगह पर मुझे लेना पड़ा ना वेट अपॉन मोलार मास, ये मतलब फॉर्मूले को कन्वर्ट करना पड़ा, इसलिए इसको लेवल 2 बोल रहा हूं मैं, लेवल 2, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। इसको दिखा तो दूं पहले, एनसीईआरटी में है कि नहीं, आप बोलो मुझे है कि नहीं, अगर नहीं है तो मैं दिखा दूंगा। या हाइड्रोकार्बन में अनसिमेट्रिक अल्केन्स, हाँ अनसिमेट्रिक अल्केन्स को नहीं प्रोड्यूस किया जाता, ये हमने देखा है कि नहीं, हाइड्रोकार्बन में नहीं, लेकिन मैंने अल्काइल हैलाइड में आपको बताया। हाइड्रोकार्बन में क्या है, देखिए वुड्स, क्या बहुत ही वुड्स रिएक्शन। देखिए इसमें क्या बोला गया है, ये देखिए क्या है, व्हाट विल हैपन इफ टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स आर टेकन। हाँ ये देखिए इन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछते, अल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन ड्राई, जो भी है ये कुछ फॉर्म करता है, व्हाट विल हैपन, मतलब इन्होंने इसका सॉल्यूशन नहीं दिया, क्वेश्चन पूछा। ये एनसीईआरटी में ऐसा कई बार होता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ के छोड़ देते, मतलब वो आपके लिए होमवर्क होता है वो। तो ये मैंने आपको करवा के दिया है, आपको पता है नोट्स में कि सिमेट्रिक अल्केन प्रोड्यूस होता है गुड यील्ड में, अनसिमेट्रिक नहीं होता, राइट। तो ये इन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया है बेटा, देख रहे हो ना, मतलब ये इन्होंने आपके लिए छोड़ा है। तो ठीक है, देखते हैं 12th क्लास में दिया है क्या, वो तो देखेंगे सबसे पहले, 12th क्लास में दिया है क्या एनसीईआरटी बुक्स। ये हम पूरा एनसीईआरटी को पूरा खंगालने वाले हैं कि मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, यही देखना है हमको, बाकी कुछ नहीं। यहां पे देखेंगे वुड सिंथेसिस, एक मिनट, हाँ इसको कट कर दो, कंट्रोल एफ, वुड्स, ये वुड्स रिएक्शन, ठीक है। यहां पे क्या दिया है, देखिए अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद, हाँ ठीक है, यहां पे भी नहीं दिया है, मतलब आपने समझा यहां पे क्या है इंपॉर्टेंस, हर चीज को समझना है कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस अनआंसर्ड है, समझ रहे हो ना, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस अनआंसर्ड है हमको उसके आंसर्स भी खोजने होंगे, क्योंकि उन्होंने दिया है क्या कि सिमेट्रिक अल्केन प्रोड्यूस कर सकते हैं, अनसिमेट्रिक नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया, इसका मतलब इट इज एक्सपेक्टेड दैट आप उसका आंसर ढूंढो। तो आपको तो मैंने ऐसे आंसर ढूंढ के दिए हैं, राइट, मैक्सिमम क्वेश्चंस के मैंने आंसर ढूंढ के दिए ही है, लेकिन फिर भी आपका काम क्या है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ो। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा है और मैंने नोट्स में भी नहीं दिया और आपको भी पता नहीं है, समझ नहीं रहा, तो आपका काम क्या है, मुझे पूछना कि सर ये वाला क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी में। कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी होते हैं, पता है ना आपको, इनटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ना, उसके आंसर्स नहीं होते, तो इसका मतलब है अब हमको उन्हें छोड़ना है क्या, बोलो जरा फटाफट बोलो। हाँ हमको वो भी करने हैं, वो भी हम करेंगे। तो आपका काम है, मैं तो पूरा करता ही हूं, लेकिन फिर भी मेरे अकेले की आंख और आप लोगों की आंख फर्क होता है ना, तो आप देखा करो क्या हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया है सर ने, हर एक लाइन में जो भी पूछा है क्या सर ने बताया है। अगर कोई ग्रीन बॉक्स में कोई क्वेश्चन पूछा है क्या वो सर ने बताया, नहीं बताया तो मुझसे पूछ लेना बेटा। 100 मार्क्स मिलते, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलने चाहिए केमिस्ट्री में। देखो तो यन हेक्सेन, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, उसने इसको राइट कर दिया। अब मुझे बोलो जो वुड्स रिएक्शन मैंने कितने डिटेल में आपको पढ़ाई है, वही मैंने पिछली बैच को पढ़ाई है बेटा अंजलि, जो मैंने आपको पढ़ाया वही उनको पढ़ाया है। तो उसने किसको राइट किया है, इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसको क्या लगा रही हेक्सेन हेप्टेन ब्यूटेन, ये तो सीधा सीधा लग रहा है। उसने मुझे बोला अरे ये तो अपने जान पहचान वाले लग रहे, ये थोड़ा हटके है, तो यही होगा, इसको ही नहीं प्रोड्यूस कर सकते होंगे, ऐसा उसको अलग लगा, जल्दबाजी में ऐसा हुआ उसका। देखिए ये ब्यूटेन है और ये 2,3 डाइमिथाइल है, उसने अगर स्ट्रक्चर निकाला होता तो उसको समझता कि ये बेटा सिमेट्रिक है, यहां से अगर तोड़ोगे तो ये सिमेट्रिक है, इसके लिए ये अल्काइल हैलाइड यूज कर सकते हैं हम, सही बात है ना। और ये गुड यील्ड में आता है, गुड यील्ड में कौन नहीं आता, जो अनसिमेट्रिक है, तो इनमें अनसिमेट्रिक ये है बेटा, एन हेप्टेन, इसको आप
तोड़ के दिखाओ। मतलब ये क्वेश्चन कुछ था दिमाग वाला, थोड़ा दिमाग वाला, इसको तोड़ के दिखाओ, नहीं टूटता। ये पार्ट और ये पार्ट अलग अलग होंगे। समझ में आया ये क्वेश्चन? समझ में आया क्या? पहले बोलो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, एन हेप्टेन। तो उसने यहाँ पे गोल कर दिया, ये देखिए कैंसिल। और आप बताइए जिस तरीके से ये बेटा पढ़ाई करता है ये करण, अरे करण ही छोड़ो यार, कोई भी हो, कोई भी हो, आपको लगता है कि ये आंसर गलत होना चाहिए? होना ही नहीं चाहिए। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन, बाबा 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 बाबा, ये तो क्वेश्चन पढ़ के ही शर्म आ जाएगी, शर्म आ जाएगी, शर्म, शर्म आ जाएगी, शर्म। फ्रीजिंग केएफ दिया है बेटा बेंजीन का, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा है आपको, मोलैलिटी दी है, अरे बाप रे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। आपको सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ है ना, तो इज इक्वल टू केएफ इंटू मोलैलिटी, ये हुआ फॉर्मूला। केएफ 5.12, अरे बाप रे कितना मुश्किल। उसके बाद मोलैलिटी, ढूंढो ढूंढो कहाँ है, ढूंढो ढूंढो, जान लगाओ, पूरी जान लगाओ। ओ मिल गई, मिल गई, मिल गई, दया मिल गई, अरे दया मिल गई। इसका मतलब है ये मोलैलिटी होनी चाहिए, इसके आगे यम लिखा है। सर क्या लॉजिक लगाए हो सर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन, इसको करो, ये है बात। इतना डिफिकल्ट मल्टीप्लिकेशन दिया है कि नीट के बच्चे परेशान हो जाएंगे, पसीने छूट गए होंगे। अरे बाप रे कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था, और वो भी राउंडेड ऑफ करके। मतलब आप बस राउंडेड ऑफ करो। मैं बोलता था ना रफ कैलकुलेशन, इसको थोड़ा कम करो, इसको थोड़ा बढ़ाओ, इसको थोड़ा बढ़ाओ, मतलब 0.08 कर दो, इसको 5 कर दो, 5×8 = 40। अरे रे 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 रे, आंसर्स भी कितने कितने पास दिए देखो। समझ रहे हो? बताओ यार, इसको लेवल क्या दे, इस क्वेश्चन को क्या लेवल देना चाहिए? लेवल 1 2 3 4 कुछ है? 0 लेवल का क्वेश्चन है ये, 0 लेवल का क्वेश्चन। उसके बाद अब एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटीन टू फॉर्म पेंट टू इन। एलिमिनेशन रिएक्शन हमने देखी है, एनसीईआरटी में दिखाता हूं पहले, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। हैलोजन डेरिवेटिव्स में एलिमिनेशन रिएक्शन, उसको अलग अलग नाम क्या है मैंने लिखवा के भी दिए नोट्स में, बीटा एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहाइड्रोजन, जो भी है। तो चलो देखते एक बार एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी खोलेंगे यार। हेलो अल्केन्स एलिमिनेशन, कंट्रोल एफ, एलिमिनेशन कहाँ है? ये देखिए, ये देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो एलिमिनेशन रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है, दिखाइए वर्ड, दिखा वर्ड। उसके बाद ये देखिए, ओ अलेक्जेंडर जेस्टेव, also pronounced as सेडजेफ, इस सेडजेफ को जेस्टेव कहा जाता है। मैंने तो नोटबुक में नहीं लिखा, लेकिन एनसीईआरटी में देखिए जेटसेव भी है, ये वर्ड भी है, ठीक है। सेडजेफ को मतलब ये अलेक्जेंडर जेटसेव ऐसा हमको लगता है, ये रशियन है, उसका प्रोनाउंसिएशन सेडजेफ है, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन सेडजेफ रूल क्या करती है, फॉलो करती है। इसका मतलब मैंने नोट्स में जेटसेव ये वर्ड आपको लिख के दिया है क्या? बोलो एक बार यस और नो, फटाफट बोलो, ये वर्ड दिया है क्या? नो। इसका मतलब क्या समझे आप, कि मैं नोट्स काफी अच्छे बनाता हूं, लेकिन ये रशियन है, ये नहीं लिखता मैं उसमें। मतलब इतना अगर लिखूंगा तो नोट्स कैसे बन जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ो, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। नोट्स इसलिए होते हैं कि आपको इलेबोरेट होके कोई कंसेप्ट अगर एनसीईआरटी से नहीं समझ रहा तो उसमें 10 एग्जांपल ज्यादा लेते हैं, राइट। तो आपको पढ़ना ही चाहिए एनसीईआरटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं क्या करता हूं, चलो तो क्या वुड्स रिएक्शन, उसके लिए एक ही एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, मैं उसके ऊपर 10 एग्जांपल ले लेता हूं। मतलब अगर आपको परेशानी हो रही है 10 एग्जांपल ले लूंगा। तो नोट्स का काम है जो डिफिकल्ट कंसेप्ट है उसको इलेबोरेट करना। लेकिन ये वो रशियन साइंटिस्ट है, वो कब जन्मा, उसका दूसरा नाम क्या है, ये सब चीजें ना एनसीईआरटी में होती है। मैं बोलता हूं ना 90% काम हो जाता है, लेकिन 10% रह ही जाता है। तो इसलिए आपको ये लाइन टू लाइन पढ़ना है एनसीईआरटी। कुछ लोग करते चलो सिर्फ नोट्स पढ़ेंगे हो गया, मैंने ऐसा कभी कहा है सिर्फ नोट्स पढ़ो? कभी नहीं कहा। एनसीईआरटी पढ़ो नोट्स समझने के लिए। ओके चलो, तो ये जेड से भी हो गया। फिर इसको डीहाइड्रो हैलोजिनेशन भी कहा जाता है, देखो यार डीहाइड्रो हैलोजिनेशन,
ये भी वर्ड हो गया। और क्या चाहिए? और ये बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है इसको। तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्या दिया है। बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, ये भी करेक्ट है। ये जेड से रूल, ये भी करेक्ट है। डिहाइड्रोजन, ये भी करेक्ट है। डिहाइड्रेशन नहीं कहा जाता बेटा इसको। डिहाइड्रेशन भी एक एलिमिनेशन ही है, लेकिन ये ब्रोमोपेंटेन की नहीं। मतलब कंफ्यूज किया है, जरूर कंफ्यूज किया है। ये देखिए OH और H, इसका डिहाइड्रेशन होकर अल्किन फॉर्म होता है, इसे भी एलिमिनेशन ही कहा जाता है। यहां भी सेटजेफ रूल ही यूज है, लेकिन हमारा रिएक्टेंट OH है क्या? ये ब्रोमो वाला है, तो ये ब्रोमो, तो इसलिए इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहेंगे। डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन दोनों एलिमिनेशन है, दोनों बेटा एलिमिनेशन है, दोनों जेड से रूल फॉलो करती है, लेकिन जो रिएक्टेंट दिया है उसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ही अप्लाई होता है। समझ में आया? तो उन्होंने सब कुछ दिया, देखिए कौन से करेक्ट है कौन से नहीं, तो उसका भी ये करेक्ट आया, नो टेंशन। चलो देखो, इस ये वर्ड है टोटल वर्ड्स एनसीईआरटी में, ठीक है। इसको तो कोई लेवल ही नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ठीक से पढ़ना होगा, ठीक से। अब देखिए जो हाइड्रोजन चैप्टर मैंने आपको बस वीडियो से करवाया है, बस वीडियो से करो मैंने बोला है, वीडियो से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसको सिन गैस कहा जाता है। ये दिखाने की जरूरत है क्या एनसीईआरटी? बोलो आप ही यार, दिखाने की जरूरत है तो दिखा भी देता हूं। सिन गैस, कंट्रोल F, सिन गैस। अरे बेटा कौन सा गैस? सिंथेसिस गैस डालना होगा फिर। हाइड्रोजन सिंथेसिस, देखिए ये सिन गैस, देखा? अरे देखा सिन गैस किसे कहते हैं? किधर गया? मिक्सचर ऑफ CO plus H2 is called water gas, and mixture of CO and H2 is used for the synthesis of methanol and a number of hydrocarbons. It is also called synthesis gas और सिन गैस, वाटर गैस, सिन गैस, सिंथेसिस गैस। बस एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है, ठीक है। बोल्ड वर्ड में दिया है, बाकी लोग भी जागते रहो, बताते रहो मुझे, ठीक है ना? जाग रहे ना सभी? यस नो कुछ बोलो। ये आपके लिए कर रहा हूं, वरना मैं मुझे क्या था? आपको मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना आपका, ये देख के पेपर एक बार अगर आप देखते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऐसे तो आप हवा में ही रहते हो, अरे क्या आने वाला है पता नहीं, डरेंगे, अरे पता नहीं क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। अगर एक बार, इतना मैं कॉन्फिडेंस में क्यों बोलता हूँ? 550 मार्क आपके हाथ में है, क्योंकि मैंने पेपर को एनालाइज किया होता है। 5 साल के पेपर एनालाइज किए, हर बार बोलेंगे इधर से आएगा उधर से आएगा, ये होगा, पता नहीं इस साल क्या होगा, इस साल तो एम्स भी इसके साथ है तो डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ेगी, लेकिन हर साल वही होता है, आसान आसान क्वेश्चन। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर बताने की जरूरत है, ये उसी चैप्टर में। B2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये तो हमने देखा है, हैलोजन डेरिवेटिव में देखा है, ये लुईस एसिड है, ये डाइबोरेन, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, H2O2 नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, H2O2 नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। देखो इसी चैप्टर में यार, इसी चैप्टर में H2O2 का स्ट्रक्चर, H2O2, अरे बेटा परऑक्साइड, देखिए परऑक्साइड का स्ट्रक्चर यहां पे कहीं पे पड़ा होगा, ये देखिए, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, 2 प्लेन अलग अलग है। कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। वीडियो देख के भी क्या आपको लगता है ये समझ में नहीं आया था? यस और नो, समझ में आया था या नहीं? वीडियो देख के चलो, मैंने जो वीडियो दिए थे उसमें से भी ये आया ही होगा आपको, मतलब ऐसा नहीं है, इतना आसान है। बस आप बखेड़ा मत करो, मैं बायो का भी यही बोलता हूं, बखेड़ा मत करो, बखेड़ा करके ही खुद को फ्रस्ट्रेट कर दोगे आप लोग। तनया बोल रही थी मैंने शाहू कॉलेज में 1.5 साल क्यों वेस्ट किया, वहां पे क्या 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 पढ़ा मैंने, कितना पढ़ा। एनसीईआरटी से 3 टाइम्स वहां पे पढ़ाया जाता है। मुझे आके बोलती थी लातूर में, सर डेप्थ में पढ़ाते हैं वो लोग, काफी ज्यादा लेते हैं, हम उतना नहीं लेते। अहमदपुर में मैंने देखा है। मैंने बोला ना कि शाहू में और अपने ट्यूशन में क्या तुमको डिफरेंस दिख रहा है, तुमने 9th 10th में होते हुए हमारे क्लासेस किए हैं। तो वो बोलती सर केमिस्ट्री बहुत डेप्थ में लेते हैं शाहू कॉलेज में, उतनी डेप्थ में हम नहीं लेते। तो मैंने उसको उस टाइम एक सेंटेंस बोला था, डेप्थ में लेने की जरूरत है क्या? मतलब
अगर क्वेश्चन ही नहीं आने वाले तो लेने की जरूरत है क्या? तो बेटा डेप्थ में लेना है ना, तो मैं तो एक केमिकल इंजीनियर हूं, तो एक फिजिकल केमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स के ऊपर एक बुक है मेरे पास, एक बुक थर्मोडायनामिक्स, एक चैप्टर के ऊपर एक बुक है मेरे पास। एक सब्जेक्ट था हमको केमिकल इंजीनियर में, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, तो वो सब पढ़ा दूं क्या यहाँ पे आके? बेटा ज्यादा पढ़ाने से नहीं होता। एग्जाम को क्या आने वाला है, किसी भी अच्छे बंदे का जो ऑल इंडिया टॉपर है, एमपीएससी में हो, यूपीएससी में हो, नीट में हो, उसका इंटरव्यू देखो आप, वो बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द सिलेबस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल नो व्हाट नॉट टू रीड। पता है, पहले सिलेबस को ठीक से पढ़ो और पहले ये जान लो कि पढ़ना क्या नहीं है। जब ये एनसीईआरटी, ये जब एमपीएससी यूपीएससी के टॉपर होते हैं ना इंडिया के, वो कम नहीं होते बेटा, वो बहुत बड़े लोग होते हैं। वो बोलते हैं कि पहले सिलेबस पढ़ो और पहले ये जान लो कि किसे नहीं पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़नी है। ये क्या होता है, हमारे इधर हवा होती है शाहू कॉलेज लातूर नांदेड़ की बहुत ज्यादा, मतलब ये मैं पर्सनली जानता हूं ये सब चीजें, मुझे किसी को बुरा बोलना ही नहीं है, लेकिन हवा होती है स्टूडेंट के अंदर भी। उसका ये दोस्त इधर रहेगा, उसका ये दोस्त उधर रहेगा, कोई पुणे में रहेगा, कोई कोटा में रहेगा, वो बोलेगा अरे तेरे को ये पढ़ाया क्या, देख ये हमको पढ़ाया, ये हमको पढ़ाया, तेरे को नहीं पढ़ाया ये, हाँ तेरे को नॉर्मेलिटी पढ़ाई क्या, हाँ वो बोलेंगे और तेरे को ये पढ़ाया क्या, कौन सा किस चैप्टर में होता है ये, जो कि सिलेबस के अंदर ही नहीं है, मतलब तेरे को ये अल्डेहाइड कीटोन में आती है रिएक्शन, काफी सारी रिएक्शन आती है, हेल वोल हर्ट, ये तो रिएक्शन है, लेकिन और एक रिएक्शन परकिंसन कंडेंसेशन, ये पढ़ाया क्या तेरे को? ऐसे नाम लेंगे बड़े बड़े कहीं से भी, परकिंसन कंडेंसेशन, उसके बाद बोलेंगे और कौन सा एक था यार, वो बोलते थे कोरी हाउस सिंथेसिस, ऐसे कुछ भी वर्ड लेंगे, ये वर्ड लेते ही इधर के बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं, अरे हमको तो ये पढ़ाते ही नहीं। अरे बेटा ऐसा नहीं होता बेटा, सिलेबस जो है उसको पकड़ के चलो। मैंने जाना है, कई सारे एग्जाम मैंने अपनी लाइफ में दी है और इंटरव्यू में हमेशा देखता रहता हूं, बस इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस को पकड़ के चलो, ज्यादा इधर उधर उड़ने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में तो नॉलेज वैसे बहुत है, लेकिन सिलेबस क्यों दिया है उसको पकड़ो, ठीक है। तो ये प्लेनर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, और मैं काफी बार बताता हूं, ये बता बता के मेरा घसा सूख जाता है, लेकिन फिर भी वही बार बार फ्रस्ट्रेट, करण कितनी बार फ्रस्ट्रेट होता था, सर अपने पेपर बहुत ही सिंपल लग रहे हैं मुझे, शाहू कॉलेज का पेपर बहुत डिफिकल्ट है सर, इधर का पेपर देखो सर बहुत डिफिकल्ट है, वो अलग ही तरीके, वो मतलब कुछ अलग बाहर के क्वेश्चन भी है उनके अंदर, तो मुझे नहीं आ रहा। तो आप उसका मतलब वो मेरे चाचा वो भी बोलते थे हम क्या दूसरे भी पेपर दे दे क्या, क्योंकि हमारे पेपर बहुत ही आसान बोल रहा है करण। मैं एक ही बोलता था नीट की लेवल ही उतनी है तो मैं क्या करूं, अरे नीट की लेवल उतनी है तो उसी लेवल से पेपर निकालूंगा ना यार मैं। वैसे भी मेरे कई क्वेश्चन पेपर हमारे ना नीट से भी ज्यादा हार्ड होते हैं बाद में, देखो आप टेस्ट सीरीज में। तो क्या करना है आईआईटी के पेपर लेके, अरे देने हैं नीट और आईआईटी का लेवल डाल दूं क्या उसमें? उस दिन आयोनिक इक्विलिब्रियम में हमने कुछ क्वेश्चन आपके सामने किए, राइट? आयोनिक इक्विलिब्रियम के पता है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम के डिफिकल्ट थे, यस और नो? हमने जो वो आपने जो प्रदीप या एररलेस सॉल्व किया था आईआईटी सेक्शन, काफी डिफिकल्ट थे, वो सभी आईआईटी सेक्शन के थे। इसका मतलब है हमें तो आते हैं वो क्वेश्चन, हमें आते हैं इतना तो आपको मानना होगा। अब हमें आते हैं इसलिए क्या वही क्वेश्चन डाल दूं आपकी एग्जाम में कि बताने के लिए देखो मैं कितना होशियार हूं, बताने के लिए। अगर आपको इंप्रेस, देखिए एक वर्ड है, इफ यू वांट टू इंप्रेस समबडी देन डू समथिंग विच दे विल नॉट अंडरस्टैंड, दे विल गेट इंप्रेस्ड। समझ में आया? अगर आगे वाले को इंप्रेस करना है तो ऐसी चीज करो जो उसे कुछ समझ में नहीं आती, तो वो बोलेगा अरे यार ये तो कितना होशियार है। और अगर आपको दूसरे का फायदा करवाना है तो वो चीज करो जो उसे समझ में आती है। पेपर में क्वेश्चन डालने के लिए लगता ही क्या है, हा? इतने सारे बुक्स पढ़े, आईआईटी का एक बुक उठा के अगर डालूंगा ना तो एक एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन करना क्या है बेटा, करना क्या है उसका, खिचड़ी पकानी है उसकी, कुछ भी नहीं करना है। देखो आपको समझता है तो ठीक है, नहीं समझता तो आप कंफ्यूज रहोगे। करण लास्ट तक कंफ्यूज रहता था, मेरा प्रिपरेशन ठीक से हो रहा है क्या, दिस लेवल ऑफ प्रिपरेशन ठीक है क्या? मैं उसको बोलता था बेटा मैं नहीं बोल सकता तुझे कुछ भी, तू क्या कर 10 लोगों के मैं नंबर देता हूं तेरे को, जो कि जेजे में पढ़ रहे, केईएम हॉस्पिटल में पढ़ रहे, जो कि एम्स में, उनको पूछ कि वो क्या बोलते हैं। वो बोलता था सर बायोलॉजी में हमको सिर्फ केमिस्ट्री बता रहे हो आप, लातूर वाले तो बोल रहे कि एलन का स्टडी मटेरियल है,
कि इधर कोटा का कोई तो स्टडी मटेरियल है, कोई तो भी इधर का स्टडी मटेरियल है। मैं बोलता था बेटा किसका भी स्टडी मटेरियल रहे, तू एक अच्छे लड़के से फोन पे बात कर जो कि एक्चुअली लगा है एमबीबीएस में। लातूर में ना बाजार भरा है। क्यों बाजार भरा है? क्योंकि हर किसी को अपनी तरफ स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना है। तो क्या करेगा वो? ऐसा कुछ देगा जो कि मार्केट में नहीं है, कुछ भी नया देगा, कुछ भी देगा। मतलब कुछ ऐसे साइंटिस्ट के नाम लाएगा जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, किसी के नोट्स में नहीं है, और बोलेगा देखो ये मेरे नोट्स में है, किसी के नोट्स में नहीं है। तो वो सिस्टम इतने आगे चली गई है कि वहां पे सिर्फ स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जा रहा है। काफी सारे, मैं सभी को नहीं बोल रहा, जो एक बहुत टॉपर है 99% वाले, मतलब टॉपर भी है, सिर्फ 99% से कुछ नहीं होता, दिमाग भी सही होना चाहिए, वो वहां पे सर्वाइव करते हैं। लेकिन नॉर्मल वाले ना, उनकी वहां पे खिचड़ी बन रही है। वो बस कंफ्यूज होते रहते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो गणेश कोनाड़े से मैंने बात करवाई थी करण की एक बार, बोला बेटा इसको जरा बता बायो के लिए क्या पढ़ना है, ये मेरे को पागल कर रहा है, ये अलग अलग किताबें हर रोज एक नोट्स लाता है और मेरे को बोलता है सर ये किताब पढ़ू क्या, ये किताब पढ़ू क्या। गणेश कोनाले ने उससे बोला शुरू में हमको भी ऐसा ही होता था लातूर में। गणेश कोनाले लातूर में शाहू कॉलेज में था, 581 मार्क्स है उसको। तो बोलता था शुरू में करण मुझे भी ऐसा ही होता था, हवा में रहते थे। मैंने भी किसके ट्रूमन के बुक्स पढ़ता था बायो के लिए, लेकिन जब 12th क्लास की दिवाली आई उसके बाद मुझे इतना ही लगने लगा कि अरे भैया बस एनसीईआरटी हो जाए, बस एनसीईआरटी हो जाए तो काम बन जाए। और जो भी बाकी कुछ भी पढ़ा था वो सब भूल गया मैं, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस किया और फाइनली 581 आए और मुझे बाकी का कुछ याद भी नहीं था। ठीक है चलो, आप भी करण से बात कर सकते हो, मतलब अभी तो हमारे पास वो लड़का है, और भी तनिया से भी बात कर सकते हो, लेकिन वो खुद बीमार है तो उससे बात करके कोई फायदा नहीं है, वो बात भी नहीं करेगा अभी। तो करण ने तो अच्छे मार्क्स लिए ऐसा बोल सकते हैं हम, तो उससे बात कर सकते हो कि सच में जो सर बोलते थे एनसीईआरटी को स्टिक करके रहो, क्या वो सही है या नहीं है। ओके चलो आगे। लेकिन इतना भी बोलने के बाद आप भी डिस्टेबलाइज हो जाओगे, मैं बोल रहा हूं, इतना मैं आपको बता रहा हूं, गला फाड़ फाड़ के, इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं इस लेक्चर को। तो गला फाड़ फाड़ के बताने के बाद भी आप ना, बाद में जब अलग 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 मार्केट में आ जाएगा ना मटेरियल ऐसा वैसा, आपके इधर के दोस्त उधर के दोस्त कुछ कुछ बोलने लगेंगे ना, तो आप भी पूरा डिस्टेबलाइज हो जाते हो। फिर एक एक आके बोलता है मुझे, सर मैं एलन की टेस्ट सीरीज दूं क्या, सर मैं ये कोटा का मटेरियल पढ़ूं क्या, सर मैं ये बुक पढ़ूं क्या, हर एक चैप्टर के लिए एक एक बुक होता है वो पढ़ूं क्या। अरे बेटा पहले एनसीईआरटी की लाइन तो याद कर पूरी, बाद में पढ़ना तेरे को जो पढ़ना है। चलो ये हो गया। अब उसके बाद बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। चलिए, क्या आपको पता है ये कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो ये तो लेना ही नहीं है, इन दोनों को पकड़ो। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इंटू एन, अवोगाड्रो नंबर के फॉर्म में निकालेंगे हम। तो हर एक का मास तो 1 ही ग्राम है, तो इसका आएगा 1 अपॉन इसका मोलर मास दिया। अरे देखो यार, मोलर मास भी दे रखा है इसने, मोलर मास भी दे रखा है कि तुम कुछ करो ही मत,